हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन में मैंने हमेशा की तरह पहले से जो आइटम जहां पे आने वाले हैं वो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, प्लस एडजस्टमेंट्स का भी इफेक्ट कहाँ पे आएगा वो भी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। एंड जिस भी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट्स है उस आइटम को मैंने टिक कर लिया है। तो सोल्यूशन का मैंने फॉर्मेट भी यहाँ पे बना लिया है। तो ये है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये बैलेंस शीट। एंड सोल्यूशन में हम लोग पहले से कुछ आइटम लिख लेते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट। तो ऑलरेडी मैंने पहले से वो लिख लिया है, तो हम सबको स्टार्ट करते हैं। तो जो आइटम जहाँ पे बोला है बस हमें वहाँ पे बस उसे लिखते जाना है। तो फर्स्ट आइटम है यहाँ पे कैपिटल, और कैपिटल आता है लायबिलिटी में। तो श्रेयस का कैपिटल है 35,000 और मृणाल का कैपिटल है 20,000। तो इस कैपिटल को लायबिलिटी में लिख लेते हैं। और कैपिटल के लिए हमेशा 4 लाइन छोड़ना होता है, तो पहले मैं कैपिटल हेडिंग दे दूंगा। कैपिटल पहले हेडिंग लिख लेंगे, उसके बाद श्रेयस लिखेंगे, और श्रेयस का कैपिटल था 35,000। फिर कैपिटल के लिए हम लोग को 4 लाइन छोड़ना है, तो 1 2 3 4 लाइन छोड़ के नीचे लाइन मार देंगे। देन नेक्स्ट दूसरा जो पार्टनर था उसका नाम था मृणाल, तो उसका भी यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे और उसका भी आ जाएगा इनर कॉलम में 20,000। एंड इसके लिए भी 4 लाइन छोड़ना है, तो 1 2 3 4 लाइन इसके लिए भी छोड़ देंगे। तो याद रखना है कैपिटल के लिए हमेशा हमें 4 लाइन छोड़ना होगा। नेक्स्ट आइटम देखते हैं। सो नेक्स्ट है परचेस। परचेस आने वाला है टीडी में एंड इसका अमाउंट है 37,800। तो परचेस को लिख लेते हैं, बट ऑलरेडी मैंने परचेस लिखा हुआ होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने परचेस ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो परचेस का बस मुझे अमाउंट ही लिखना है, तो अमाउंट लिख देते हैं इसका। परचेस का इनर कॉलम में आ जाएगा परचेस का अमाउंट 37,800। देन परचेस के बाद देखते क्या है। सो परचेस के बाद है सेल्स। सेल्स भी ऑलरेडी मैंने टीसी में लिखा हुआ है, उसका बस अमाउंट लिखना होगा हमें। तो इसका अमाउंट लिख लेते हैं 66,700। तो सेल्स का यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे, इनर कॉलम में आएगा उसका अमाउंट, क्योंकि उसमें से रिटर्न्स माइनस करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल आने वाला है एसेट में। इसका अमाउंट है 8,000 और बिल्स रिसीवेबल को टिक नहीं है, तो बिल्स रिसीवेबल का हम अमाउंट लिख देंगे आउटर कॉलम में। सो बिल्स रिसीवेबल एसेट में लिख देते हैं एंड इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 8,000, क्योंकि उसको टिक नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल आने वाला है लायबिलिटी में एंड इसका अमाउंट है 6,500 एंड इसको भी टिक नहीं है, तो इसका भी जो अमाउंट हम लोग लिखेंगे वो लिख देंगे आउटर कॉलम में। सो बिल्स पेएबल लिख लेते हैं लायबिलिटी में एंड इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 6,500। बिल्स पेएबल के बाद है कमीशन, और कमीशन आने वाला है पीडी में, बट कमीशन को मैंने टिक किया हुआ है, मतलब इसका जो अमाउंट आएगा 2,400 वो आएगा इनर कॉलम में, और एक टिक है मतलब एक लाइन इसके लिए छोड़ना होगा। तो कमीशन को लिख लेते हैं पीडी में। पीडी में लिख लेंगे टू कमीशन, अमाउंट है इसका 2,400 एंड इसको टिक किया था, तो इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे और एक लाइन छोड़ के नीचे लाइन मार देना है। कमीशन के बाद है सैलरीज। सैलरीज आने वाला है पीडी में, इसको भी टिक किया हुआ है, सैलरीज के को भी टिक किया हुआ है, तो इसका जो अमाउंट हम लोग लिखेंगे 6,000 वो भी आएगा इनर कॉलम में। तो सैलरीज को भी लिख लेते हैं पीडी में एंड सैलरीज का अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में, क्योंकि सैलरीज को भी टिक किया हुआ है एंड सैलरीज को भी एक टिक है, तो एक टिक के लिए एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ के नीचे लाइन मार देना है। सैलरीज के बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आएगा पीडी में और इसको भी टिक किया है, तो इसका भी अमाउंट आ जाएगा इनर कॉलम में। तो इंश्योरेंस भी लिख लेते हैं पीडी में। पीडी में लिख लेंगे इंश्योरेंस को, टू इंश्योरेंस, अमाउंट है 9,000, टिक किया उसको, तो एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ के नीचे लाइन मार देंगे। बट इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट था, इंश्योरेंस के ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, और जब भी हिडन एडजस्टमेंट आता है तो उस हिडन एडजस्टमेंट को उसी टाइम सॉल्व कर लेना है, उसको बाद में नहीं करना, उसी टाइम सॉल्व कर लेंगे। तो इंश्योरेंस जो मैंने पे किया है 9,000, दिस इज फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स का पे किया है, और ये जो अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं ये 1 साल का बनाते हैं। मतलब इंश्योरेंस मैंने
9 मंथ्स का पे किया, डैट मीन्स 3 मंथ्स का अभी भी पे करना बाकी है। और अगर पे करना बाकी है तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो ये हो जाएगा मेरा आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। और आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस का पहला इफेक्ट होगा ऐड टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से इंश्योरेंस में ऐड हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा इसका लायबिलिटी में। तो पहला इंश्योरेंस में ऐड कर लेंगे और दूसरा लायबिलिटी में आएगा। अमाउंट देख लेते हैं इसका कितना होगा। तो 9000 अगर 9 मंथ्स का है तो अगर मैं 1 महीने का निकालूं तो 9000 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो आ जाएगा 1000। तो 1000 मेरा 1 महीने का हो गया, क्योंकि 9000 9 मंथ्स का है तो 1 महीने का हो गया 1000। और 3 महीने का बाकी है, 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो 3 महीने का हो जाएगा मेरा 3000। तो 3000 इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग है। तो इस 3000 को ऐड कर लेंगे इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस में ऐड कर लेते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा 3000, तो 9 + 3 हो जाएगा 12000। और आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट हो जाएगा लायबिलिटी में, तो दूसरा इफेक्ट इसका पास कर लेते हैं लायबिलिटी में। तो नेक्स्ट आइटम देखते हैं। सो इंश्योरेंस के बाद है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट आने वाला एसेट में एंड इसका अमाउंट है 3000। इसको टिक नहीं किया है तो इसका अमाउंट हम लोग लिख लेंगे आउटर कॉलम में। तो प्रीपेड रेंट लिख लेते हैं एसेट में एंड इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में, क्योंकि इसको टिक नहीं किया हुआ है। प्रीपेड रेंट के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आने वाला है लायबिलिटी में, इसका अमाउंट है 48,900 एंड इसको भी टिक नहीं है। तो टिक अगर नहीं है तो क्रेडिटर्स का अमाउंट भी हम लिख देंगे आउटर कॉलम में। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख लेते हैं लायबिलिटी में एंड इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में। क्रेडिटर्स के बाद है फिर सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स आने वाला एसेट में, अमाउंट 25,000, बट डेटर्स को यहाँ पे टिक किया हुआ है, तो अगर टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट आएगा इनर कॉलम में। तो सन्ड्री डेटर्स लिख लेते हैं एसेट में एंड इसका अमाउंट आ जाएगा इनर कॉलम में। एंड एक टिक है डेटर्स को, तो एक टिक के लिए एक लाइन छोड़ देंगे और एक लाइन छोड़ के नीचे लाइन मार देना है। डेटर्स के बाद है पोस्टेज। पोस्टेज आएगा पीडी में, अमाउंट 1700। पोस्टेज को टिक नहीं किया हुआ है तो इसका अमाउंट हम लोग लिखेंगे आउटर कॉलम में। पोस्टेज लिख लेते हैं पीडी में, पीडी में आ जाएगा और इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 1700। नेक्स्ट आइटम है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस मेरा एसेट है तो इसको 17,300 एसेट में लिख लेंगे एंड इसको टिक नहीं है तो इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एसेट में लिखना है, अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 17,300। देन है फर्नीचर। फर्नीचर भी एसेट में आएगा, अमाउंट 20,000, बट फर्नीचर को टिक किया हुआ है तो फर्नीचर का अमाउंट हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में। तो फर्नीचर एसेट में लिख लेते हैं एंड इसका अमाउंट आ जाएगा इनर कॉलम में। एंड एक टिक किया हुआ है तो एक टिक के लिए एक लाइन छोड़ देंगे। फर्नीचर के बाद है बैड डेट्स। बैड डेट्स पीडी में आएगा, अमाउंट 500 है, बट बैड डेट्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है तो बस इसका अमाउंट लिखना है, तो इसका अमाउंट लिख देते हैं 500। देन बैड डेट्स के बाद है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी है। तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों भी एसेट में आने वाला है तो दोनों को साथ में ही कर देते हैं। तो कैश इन हैंड का अमाउंट है 4,500 एंड कैश एट बैंक का अमाउंट है 16,000। दोनों का भी टिक नहीं किया हुआ है तो दोनों का जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा आउटर कॉलम में। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, अमाउंट आउटर कॉलम में लिख लेंगे 4,500 एंड 16,000। देन कैश के बाद है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड आएगा टीडी में एंड इसको टिक नहीं किया है तो इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में। कैरेज लिख लेते हैं, टू कैरेज टीडी में आ जाएगा, अमाउंट इसका आ जाएगा आउटर कॉलम में 800। कैरेज के बाद है फिर कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड आने वाला है पीडी में, इसका अमाउंट है 1,700 एंड इसको भी टिक नहीं है तो इसका अमाउंट हम लोग लिख लेंगे आउटर कॉलम में। तो कैरेज आउटवर्ड पीडी में आएगा एंड इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 1,700। कैरेज आउटवर्ड के बाद है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आएगा टीडी में, अमाउंट है 22,500। तो ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है तो बेस इसका हम लोग को अमाउंट लिखना है, तो इसका अमाउंट लिख लेते हैं आउटर कॉलम में 22,500।
500। देन रिटर्न्स है, हम यहाँ पे दोनों रिटर्न दिया हुआ है साथ में, सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न, जिसमें से डेबिट वाला जो है वो है सेल्स रिटर्न और एक क्रेडिट में जो 1800 दिया हुआ है वो है परचेस रिटर्न। तो ये सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा और परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होगा। सेल्स रिटर्न है 1200, तो ये सेल्स में से माइनस कर लेंगे और परचेस रिटर्न को परचेस में से माइनस कर लेंगे। तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 1200, तो सेल्स में से 1200 माइनस होगा और परचेस रिटर्न का अमाउंट है 1800, तो परचेस में से 1800 माइनस हो जाएगा। तो इसको माइनस भी कर लेते हैं। तो परचेस में से अगर माइनस करेंगे 37,800 में से 1800 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 36,000। एंड अगर सेल्स में से रिटर्न माइनस करेंगे 66,700 माइनस 1200 तो ये आ जाएगा 65,500। तो ये रिटर्न्स हो गया। रिटर्न्स के बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस आ जाएगा टीडी में, अमाउंट है 3,100, तो वेजेस को टीडी में लिख लेते हैं। टू वेजेस टिक नहीं किया हुआ है उसको, तो इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 3,100। देन वेजेस के बाद है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी में आएगा, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को लायबिलिटी में लिख लेते हैं। 1,600 अमाउंट है इसका एंड इसको टिक नहीं है तो इसका अमाउंट भी आ जाएगा आउटर कॉलम में। तो यहाँ पे मेरा सारा पोस्टिंग हो चुका है, अब हमें करना है एडजस्टमेंट। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक एंड इसका अमाउंट है 30,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट आएगा टीसी में और दूसरा इफेक्ट इसका आने वाला है एसेट में। तो इसका दो इफेक्ट, पहला टीसी और दूसरा एसेट में, तो दोनों इफेक्ट पास कर देते हैं अपने सॉल्यूशन में। पहले क्लोजिंग स्टॉक टीसी में आ जाएगा, तो टीसी में जब लिखेंगे तो 4-5 लाइन छोड़ के लिखो, बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000। और दूसरा इफेक्ट इसका आने वाला है एसेट में, तो एसेट में लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 30,000। तो ये पहला एडजस्टमेंट हो गया। अब देखते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट। तो सेकेंड एडजस्टमेंट में है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसमें सैलरी है 1200 एंड कमीशन है 400। तो यहाँ पे दो चीज आउटस्टैंडिंग है, एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है और आउटस्टैंडिंग कमीशन है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का पहला इफेक्ट सैलरी में ऐड होगा और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी, एंड आउटस्टैंडिंग कमीशन का पहला इफेक्ट कमीशन में ऐड होगा और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट है 1200 और कमीशन का है 400, तो इसका इफेक्ट पास कर लेते हैं। पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी को सैलरी में ऐड कर लेंगे, तो अगर सैलरी में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को तो ये 1200 है आउटस्टैंडिंग, तो ये हो जाएगा 7,200। फिर आउटस्टैंडिंग कमीशन को कमीशन में ऐड कर लेंगे, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन है 400, तो अगर 400 ऐड हो जाएगा 2,400 में तो ये हो जाएगा 2,800। फिर दूसरा इफेक्ट दोनों का आने वाला है लायबिलिटी में, तो दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में कर लेते हैं। लायबिलिटी में डाल देंगे दोनों का दूसरा इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी था 1200 और आउटस्टैंडिंग कमीशन था 400। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट फर्नीचर एट 10%। तो यहाँ पे फर्नीचर डेप्रीशिएट हो रहा है 10% से, तो पहला इफेक्ट इसका हो जाएगा लेस फ्रॉम फर्नीचर, फर्नीचर में से माइनस कर देंगे और दूसरा इफेक्ट आने वाला है पीडी में। तो इसका ये दोनों इफेक्ट पास कर लेते हैं। पहले फर्नीचर में से माइनस होगा, तो फर्नीचर में से माइनस कर देंगे 10%, तो 20,000 का 10% आता है 2,000 और 20,000 में से 2,000 माइनस होगा तो बचेगा 18,000, तो आउटर कॉलम में लिख लेंगे 18,000। देन डेप्रीशिएशन का दूसरा इफेक्ट आता है पीडी में, तो पीडी में डाल देते हैं दूसरा इफेक्ट, तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट है 2,000। तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स ₹1,200। तो यहाँ पे बैड डेट्स है 1,200 और बैड डेट्स का पहला इफेक्ट डेटर में से माइनस होता है और दूसरा इफेक्ट आता है उसका पीडी में। तो बैड डेट्स को डेटर में से माइनस कर लेते हैं, तो बैड डेट्स का अमाउंट है 1200, तो 1200 माइनस हो जाएगा डेटर में से और 1200 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 23,800। फिर ये जो बैड डेट्स है इसको हम लोग बोलते हैं न्यू बैड डेट्स। तो यहाँ पे न्यू बैड डेट्स ऑलरेडी मैंने पीडी में लिखा हुआ है, तो बस इसका अमाउंट हमने लिख लेना है, तो इसका अमाउंट लिख लेंगे 1200 एंड बाकी जो आरडीडी, न्यू आरडीडी और ओल्ड आरडीडी है वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, तो उधर डैश कर लेंगे दोनों जगह पे। फिर इसका टोटलिंग कर लेंगे,
तो 1500 प्लस 1200 हो जाएगा 1700, तो आउटर कॉलम में लिख लेंगे 1700। नेक्स्ट देखते हैं गुड्स लॉस्ट बाय फायर। तो यहाँ पे गुड्स लॉस्ट हो चुका है, गुड्स ऑफ ₹5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ ₹2000 ओनली। तो मेरा 5000 का गुड्स जल चुका है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी मुझे सिर्फ ₹2000 ही देने वाली है। तो अगर गुड्स मेरा जल चुका है तो पहला तो टीसी में आ जाएगा पूरा 5000, क्योंकि गुड्स मेरे पास से चला गया, और इंश्योरेंस कंपनी मुझे देने वाली है 2000, तो वो 2000 मेरा हो जाएगा एसेट, क्योंकि वो पैसा मुझे मिलने वाला है। और 5000 में से 2000 तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी का 3000 का मेरा फिर हो जाएगा लॉस, और लॉस आ जाएगा पीडी में। तो इसका 3 इफेक्ट आएगा, तो तीनों इफेक्ट पास कर लेते। पहले तो टीसी में आने वाला है, तो टीसी में लिख लेते पहला इफेक्ट बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अमाउंट है 5000। देन दूसरा इफेक्ट आ जाएगा इसका पीडी में, पीडी में हम लिखेंगे टू लॉस बाय फायर, और लॉस है मेरा 3000 का। और तीसरा इफेक्ट आ जाएगा एसेट में, एसेट में हमें लिखना है इंश्योरेंस क्लेम, और वो अमाउंट आ जाएगा 2000। फिर यहाँ पे ये भी एडजस्टमेंट हो चुका है मेरा। देन 6th एडजस्टमेंट में क्या बोला है, श्रेयस एंड ब्रुनाल आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। तो एक्चुअली कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे बस क्वेश्चन तुम लोग को बता रहा है कि जो भी प्रॉफिट होगा या तो जो भी लॉस होगा, वो प्रॉफिट और लॉस दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा 2:1 के रेशियो में। तो इसका कुछ करना नहीं है, बाद में जब प्रॉफिट आएगा तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, फिर हम लोग देख लेंगे कि सब कुछ आउटर कॉलम में आ चुका है या नहीं। तो यहाँ पे सब कुछ मोस्ट ऑफ दिख रहा है, आउटर कॉलम में आ ही चुका है सब कुछ, मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया है। कैपिटल को तो बाद में लिखते हैं आउटर कॉलम में। तो अब एक एक करके अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्लोज करना है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का टोटल देखते हैं कितना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट का टोटल आ रहा है 62,400। तो जो टोटल आ रहा है इसको मैं बॉक्स के नीचे लिख लूंगा, और पेंसिल से लिखना है, क्योंकि बाद में मैं इसको रफ करूंगा, मतलब इसको रफ कर लेना है तुम लोग को, तो इसके लिए इसको पेंसिल से लिख लेना है। देन क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल जब करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,05,000। तो इसको भी बॉक्स के नीचे लिख लेंगे हम लोग 1,05,000। देन देखेंगे दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है, 62,400 बड़ा है या 1,05,000 बड़ा है। तो यहाँ पे 1,05,000 बड़ा दिख रहा है, तो जो बड़ा अमाउंट रहेगा उसको मुझको दोनों साइड के बॉक्स में लिख लेना है। तो यहाँ पे दोनों साइड के बॉक्स में लिख लेंगे 1,05,000, और यहाँ पे भी 1,05,000। फिर देखेंगे डिफरेंस कहाँ पे है। तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस मुझे दिख नहीं रहा है, दोनों सेम ही है। यहाँ पे डिफरेंस है, तो डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों को माइनस कर लेंगे, मतलब 1,05,000 माइनस 62,400। तो जो डिफरेंस आएगा उसको मैं बोलूँगा ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर यहाँ पे लिख लेना है टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो डिफरेंस आ रहा है 38,100। तो जो डिफरेंस आया उसको मैं बोलूँगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर यही ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड मुझे लिखना होगा। तो इसको पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख लेते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 38,100। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे, पहले देखते हैं इधर का टोटल कितना है डेबिट का। सो डेबिट का टोटल आ रहा है 32,100। तो यहाँ पे बॉक्स के नीचे लिख लेंगे 32,100। देन क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट में तो एक ही वही 38,100, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 38,100। फिर देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन सा है, 32,100 बड़ा या 38,100 बड़ा है। तो यहाँ पे 38,100 बड़ा है, तो जो बड़ा अमाउंट रहेगा उसको दोनों साइड के बॉक्स में लिख देंगे। फिर देखेंगे डिफरेंस कहाँ पे। तो क्रेडिट साइड में तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिख रहा है मुझे, डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। और जो भी डिफरेंस दिख रहा है तो डिफरेंस कितना दिखेगा, 38,100 माइनस 32,100 होगा, तो डिफरेंस आएगा 6,000 का। तो ये 6,000 को मैं बोलूँगा नेट प्रॉफिट, इस 6,000 को बोलना है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेट प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट डिवाइड होगा दोनों पार्टनर्स के बीच में, मतलब श्रेयस और रुनाल के बीच में। और प्रॉफिट आया था मेरा 6,000, तो यहाँ पे मैं 6,000 भी लिख लेता हूँ। तो प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए हमें रेशियो देखना होगा कि रेशियो कितना है दोनों के बीच में। तो रेशियो जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 2:1,
तो यहाँ पे जैसे मैंने सॉल्व कर दिया है, तो टोटल प्रॉफिट है मेरा 6000। उस 6000 में से श्रेयस को मिलने वाला है 2 पार्ट और मृणाल को मिलने वाला है 1 पार्ट, 2:1। तो 6000 इंटू 2 करेंगे श्रेयस के लिए, इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ये 3 कहाँ से आया, 2 + 1, रेशियो को प्लस कर लेंगे तो जो टोटल होगा उसे डिवाइड कर लेना है, और श्रेयस का शेयर है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो श्रेयस का आ गया 4000 और मृणाल का हो जाएगा 6000 इंटू 1/3, तो मृणाल को मिलेगा 2000। तो श्रेयस को यहाँ पे दे देते हैं 4000 और मृणाल को मिल जाएगा 2000, टोटल हो गया 6000। फिर इस नेट प्रॉफिट को हम लोग को कैपिटल में ऐड करना है, तो इसको कैपिटल में ऐड कर लेते हैं। तो श्रेयस को प्रॉफिट मिल रहा था 4000, तो श्रेयस के कैपिटल में ऐड हो जाएगा 4000, और मृणाल को प्रॉफिट मिल रहा है 2000, तो मृणाल के कैपिटल में ऐड कर देंगे 2000, तो टोटल जो हो जाएगा 35,000 + 4,000 इज 39,000 एंड 20,000 + 2,000 इज 22,000। फिर दोनों साइड का टोटलिंग कर लेंगे, तो लायबिलिटी का जो टोटल आ रहा है वो है 1,22,600 और एसेट का टोटल आ रहा है अगेन 122,600। तो लायबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल दोनों का टोटल सेम आ रहा है। तो अगर दोनों का टोटल सेम आ रहा है मतलब हमारा सम टैली हो चुका है, तो हमारे सम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जो सॉल्व किया है सम वो एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।